दोस्तों, आज हम जिस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिनका नारा था। और ये नारा सुनते ही कोई भी बच्चा जो पढ़ रहा हो, पढ़ने वाला हो, तैयारी करने वाला हो, या एक सामान्य व्यक्ति हो, वो जैसे ही उसके सामने नारा आता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अपने आप पता लग जाता। आज तो खून दो के फोन आते हैं कि बीमारी होगी या हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अपने लिए खून नहीं मांगा था। उन्होंने खून मांगा था हमारे देश के लिए और हमारे देश के जवानों का। तो आज हम जिस स्वतंत्रता सेनानी पे बात करेंगे वो है सुभाष चंद्र बोस। और इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस तरह से रहा है कि क्योंकि भारत के अंदर एक अहिंसा मूवमेंट या महात्मा गांधी और कांग्रेस चला ही रही थी, लेकिन उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था। अंग्रेज तरह तरह अलग अलग जगह से लड़ते हुए जर्मनी से, जापान से, इनसे परेशान हो चुके थे। और उसी समय बहुत अच्छा अवसर पा के सुभाष चंद्र बोस अपनी एक इंडिपेंडेंस लीग, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आजाद हिंद फौज को गठन करके भारत के पूर्वी छोर पे दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। और अंग्रेजों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम विदेशों से लड़ें या जो भारत के अंदर मूवमेंट चल रही है जगह जगह वो लड़ें, या इस आजाद हिंद फौज से लड़ें। तो सुभाष चंद्र बोस के समय में ही अंग्रेज ये निश्चित कर चुके थे कि अब ये मूवमेंट हुई है, ऐसी और मूवमेंट बार बार चलती रहेगी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम, कुछ परीक्षा में पूछे प्रश्न देखेंगे। तो आइए क्लास शुरू कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस, ये नारा आपको हमेशा याद रखें, ये नारा अपने खून में रखें। ये नारा दिया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अरे हम भारतीय लोगों ने तो अब आजकल तो ये कर दिया, तो तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें पैसे दूंगा, है ना। बड़े मेट्रो सिटीज में ये धंधा बना हुआ है, लेकिन इनका जो खून था वो देश के काम आया। तो आज हम क्लास शुरू कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी को हम 2-3 भागों में बांटते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ अनसुनी अनकही बातें भी सुनेंगे, हम पढ़ेंगे। तो इस क्लास को हम 3 भागों में बांटेंगे। 3 भागों में बांटेंगे। 3 भाग कौन कौन से? सबसे पहले हम इसको एक पार्ट में पढ़ेंगे जब सुभाष चंद्र बोस का जो प्रारंभिक जीवन है उसका प्रारंभिक जीवन, जब शुरुआत के अंदर सुभाष चंद्र बोस एक कुशाग्र बुद्धि के बालक होते हैं और सत्य की खोज में भी निकल पड़ते हैं, आगे हम देखेंगे इसको। और धीरे धीरे कुशाग्र होने से वो मैट्रिक परीक्षा पास करते हैं, आईसीएस पास करते हैं और भारत के अंदर वो मूवमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो ये इनका प्रारंभिक जीवन है। उसके बाद सेकंड चरण में हम बात करेंगे कि जब भारत में आंदोलन करते करते वो बीमार हो जाते हैं और बीमारी के बाद वो यूरोप का प्रवास करते हैं और पुनः वापस भारत आ जाते हैं, यानी वापस आके संघर्ष करने लगते हैं। और आखिर के अंदर जब वापस उनको लग जाता है कि अब अंग्रेज जो है वो यहां हमारे बिल्कुल पीछे पड़ चुके हैं और हमें भारत के बाहर जाके मूवमेंट को तेज करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया आपको कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। तो उस समय में वो भारत से बाहर विदेश से भारत की ओर आजाद हिंद फौज सेना, जिसे हमने नाम दिया, उसके द्वारा ये मूवमेंट चलाते हैं। तो जो प्रारंभिक जीवन है हम इसको ले सकते हैं, उनकी जन्म 1897 से लगाकर यूरोप प्रवास और पुनः आगमन तो 1933 में वो यूरोप चले गए। तो 33 से लगा के 1941 का जो पीरियड है वो यूरोप प्रवास में ले सकते हैं। और 1941 से वो वापस भारत से विदेश चले गए और 45 तक उनकी मृत्यु मानी जाती है, जो बुक्स के अनुसार पढ़ाया जाता है, विमान दुर्घटना में। उस पर भी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये 3 फेज इनके जीवन के हैं। प्रारंभिक जीवन है,
यूरोप बीमार होकर चले जाते हैं, वापस लौट आते हैं और हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी संकट में रहते हैं और उसके बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और यहाँ से विदेश के लिए चले जाते हैं। और फिर विदेश में जाते हुए किस तरह से भारत आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं और मृत्यु तक का जो कालखंड। तो पहला फेज अगर हम देखें, इसका पहला फेज अगर हम देखें तो पहले फेज में अगर हम इनका जन्म की बात देखें तो इनका जन्म जो है वो एक, हम ऐसे बिल्कुल सामान्य परिवार भी नहीं कह सकते हैं कि सामान्य परिवार में जन्म हुआ। वो एक राजनीतिक पेशे में भी थे और जो बंगाल की विधानसभा थी उसके मेंबर भी थे। तो इनका जो जन्म है वो होता है 23 जनवरी 1897। आप चीजों को ऐसे भी याद कर सकते हैं, 1597 किस महान व्यक्ति की मृत्यु का वर्ष है 1597, उसके ठीक 300 साल बाद। तो ऐसे आप चीजों को इंटर रिलेट करके रखें हिस्ट्री में। अरे भाई राजस्थान के हो, राजस्थान में महाराणा प्रताप की मृत्यु है 1597 के अंदर, 1597 में। वो कहानी पूरी पढ़ाई थी मैंने, महाराणा प्रताप का क्या उधर के अंदर बीमारी हो गई, बाद के अंदर वो उस बीमारी से ग्रसित होके 1597 में उनकी मृत्यु हुई थी। 1540 में जन्म, पूरा ये कहानी अपन गाते हैं, गीत पढ़ेंगे तो और जोरदार पढ़ाएंगे। तो 1897 300 साल बाद इनका जन्म होता है। इनके पिता जो थे वो अपन ने बात की कि बंगाल के अंदर क्या थे, विधानसभा के मेंबर थे। तो इनके जो पिता हैं उनका नाम था जानकी नाथ बोस। जानकी नाथ बोस। और इनके पिता को जो उपाधि थी वो थी राय बहादुर की उपाधि मिली हुई थी, राय बहादुर। और वो बंगाल विधानसभा के सदस्य थे। बंगाल विधानसभा के सदस्य क्यों भाई, कोई माड़ो आदमी तो पढ़ाई कौन सके। अगर कोई कमजोर व्यक्ति या बहुत कम ऐसे थे जो इंग्लैंड, लंदन तक, जर्मनी तक, फ्रांस अपने बच्चों को भेज सके, तो ये विधानसभा के मेंबर थे। राय बहादुर की उपाधि इनको मिली हुई थी। इनकी माता जो थी प्रभावती। ये लगभग 14 ऐसे कहते हैं 14 भाई बहन थे, 14 भाई बहन। देखो भाई लेनी लागी पूरी है ना, 14 भाई बहन है ना, 14 भाई बहन थे। तो एक दो देश के है ना, देश पे ही समर्पित हो गए और इंटेलिजेंट तो थे ही। तो 14 भाई बहन थे। माता का नाम प्रभावती, पिता का नाम जानकीनाथ बोस। ये अपने एक बड़े भाई थे जिनका नाम था शैलेंद्र, उनसे बहुत शरद चंद्र से बहुत अधिक प्रभावित थे। एक भाई जो शरद चंद्र, उसे प्रभावित थे। इनके पिता जो हैं वो मेंबर बनते हैं विधानसभा में 1912 के अंदर, 1912 में ही मेंबर बने। तो हमने प्रारंभिक जीवनी देखी। 23 जनवरी 1897 को जन्म होता है। पिता का नाम जानकीनाथ बोस, माता का नाम प्रभावती, 14 भाई बहन थे। इनका एक भाई जिनका नाम था शरद चंद्र, उससे ये खुद प्रभावित थे। और अब शुरुआत के अंदर 1913 की बात, 1913 के अंदर ये मैट्रिक परीक्षा पास कर लेते हैं। मैट्रिक तो पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। मैट्रिक एक अच्छे अंकों के साथ प्राप्त करते हैं। और मैट्रिक पास करने के बाद में जैसे विवेकानंद जी को हुआ था कि मैं गुरु खोजूंगा और ऐसा गुरु खोजूंगा जो भाई ऐसा गुरु खोजूंगा जिसने ईश्वर का दर्शन किया हो, ऐसे ही कुछ भाव इनमें भी जागते हैं। तो 1914 के अंदर, 1914 में ये घर छोड़ देते हैं और घर छोड़कर मथुरा, काशी, वृंदावन है ना, इन सभी जगह का ये भ्रमण करके आते हैं कि मैं गुरु की खोज करूंगा। देखो महान पुरुष ऐसे नहीं बनता है, महान पुरुष बनने के लिए। तो 1913 में 10वीं पास देखें कि मैं ईश्वर की खोज करूंगा। 1914 में निकल जाता, घर छोड़ गई, लेकिन यहाँ तो गुरु मिले नहीं, गुरु नहीं मिला। वापस लौट आए और चुपचाप अपनी पढ़ाई में लग गई। लेकिन कुशागर बुद्धि थे। तो 1920 के अंदर इनका चयन होता है इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, ICS। एक टॉप मोस्ट उस समय में, आज जैसे IAS का एग्जाम होता है उसी तरह का ICS का एग्जाम था।
और ऐसे बढ़ना कोई बड़ी बात, आईसीएस पास करना छोटी बात नहीं थी। तो 1920 में ये आईसीएस का एग्जाम पास कर लेते हैं और उसमें इनकी रैंकिंग लगती है 4th, चौथी रैंक आ जाता है। देखो, जो बच्चा 10वीं में घर छोड़ चुका है, अपने आज की डेट में छोड़ देवे तो घर वाले जूते मारे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है ना। इनके पिता भी इनको बहुत सहयोग किया करते। तो 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास कर लेते। अब देखो फिर एक और जाए पूरा ही, जिस बच्चे ने आईसीएस निकाल ली हो, चौथी रैंक आया हो, है ना, असंतोष था, 1921 में आईसीएस को छोड़ दिया, और ये संभवतः उस समय तक ये पहले व्यक्ति हैं जो मेरे ज्ञान में है कि आईसीएस पास की, और जब बढ़ने वाला था उस समय छोड़ के आ गए। एक चीज कहीं छोड़ी, पहले अटे तो आप खुद को घर छोड़ दी 1913 में, और 1921 के अंदर वापस क्या छोड़ दिया, ये आईसीएस को भी छोड़ दिया, नहीं करते, है ना। अपने घर वाले हो तो भाई तू करना क्या चाहता है ना, फ्री कर देवे अपने को, लेकिन ऐसा नहीं, इन्होंने आईसीएस छोड़ दिया और देश में इनका मन हो गया कि मैं देश को आजाद, क्योंकि वहां देखते थे डिस्क्रिमिनेशन, देखते थे कि बाकी सब लोग अपने आजादी से अपना जीवन जीते, अपने विचार व्यक्त करते हैं यूरोपीय लोग, लेकिन अपने यहाँ ये क्या हो रहा है। तो 1921 के अंदर एक डेट है, जैसे महात्मा गांधी की डेट है, इसी तरह इनकी है 16 जुलाई 1921। 16 जुलाई 1921 भारत आ गए, वापस भी जाएंगे ऐसा नहीं है, भारत आ गए, लेकिन पहली बार पढ़ाई करके आईसीएस छोड़ के 16 जुलाई 1921 को ये भारत आए। जब भारत आए तो आते ही इन्होंने किससे मुलाकात की, गांधी जी से मिले और कांग्रेस की सदस्यता ली, क्योंकि उस समय गांधी बहुत बड़ा चेहरा थे भारत के अंदर काफी बड़ी टाइम तक। और गांधी बड़ा चेहरा क्यों थे, लोग उनका सम्मान क्यों करते थे, यह जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, आपको गांधी पढ़ोगे तो पता लगेगा कि सुभाष चंद्र बोस भले ही उनको त्रिपुरी अधिवेशन से अध्यक्ष गांधी जी ने मतभेद कर हट गए हों, लेकिन जब वो आदमी बर्लिन जाता है, जब वो आदमी गठन करता है, तो हर बार महात्मा गांधी को सम्मान देता है। और जो राष्ट्रपिता नाम है वो भी इनके द्वारा पहली बार कहा गया था, राष्ट्रपिता। तो 1921 के अंदर एक प्रिंस ऑफ वेल्स हैं, वो भारत आते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स, और उसके आगमन का बोस जी जो है वो विरोध करते हैं। बोस जी विरोध करते हैं तो इन्हें क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पहली बार 1921 में ये जेल गए थे और लगभग 11 बार जेल जा चुके। बहुत सारा समय इन्होंने अपने जीवन का जेल में बिताया है। तो जवाहरलाल नेहरू का अगर समय देखेंगे तो कई वर्षों में जवाहरलाल नेहरू का जेल का समय रहेगा। तो ये स्वतंत्रता सेनानी है, इन्होंने देश के लिए योगदान दिया। आज हम इन पे चुटकुले बनाते हैं, आज हम इनके मजाक बनाते हैं। संभवतः अगर इनको पढ़ेंगे तो जीवन में कभी ऐसा नहीं करेंगे और न किसी को करने देंगे। वो बोस और गोसर इनमें अंतर भी नहीं जानता होगा, वो नेहरू की टोपी और नेहरू को मुसलमान बता सकता है, लेकिन ये अपेक्षा एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति से नहीं की जा सकती है। इसलिए पढ़ने से अंतर्मन की आंखें खुलती है और हम हमारी नींव, इतिहास तो पढ़ते हैं इसलिए कि नींव जानते हैं। तो 1921 के अंदर प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है और ये विरोध कर लेते हैं। 1921 के अंदर ही इनको एक अखबार था जिसका नाम था बांग्लार कथा। उस बांग्लार कथा का ये क्या करते हैं, संपादन करते हैं। ऐसे याद रखना 1921 में ज्यादातर इनकी कथाएं 1921 में ही हुई है। और गांधी के कहने पर ही ये CR दास, जिनका नाम था देश बंधु चित्तरंजन दास, या सी के क्या बन जाते हैं, राजनीतिक गुरु बन जाते। और गुरुजी हैं, चेलों को ऐसे नहीं छोड़ते, वे अपने शिष्यों को ऐसे नहीं छोड़ता, है ना। हर गुरु अपने शिष्य, कोशिश रहती है हर गुरु की चेलों को सक्सेस किया जाए। तो जैसे ही ये CR दास के अंडर में आते हैं तो CR दास भी देख लेते हैं कि ये बहुत प्रतिभाशाली बालक है। तो वो CR दास इन्हें क्या करता है, नेशनल कॉलेज का, कलकत्ता में कॉलेज है नेशनल कॉलेज कलकत्ता, वहां का क्या बना देता है, प्रिंसिपल बना देता है।
इसको बोस जी को कौन बनाता है? CR दास बना देते हैं। और कुछ समय बाद 1923 की घटना है। 1923 में महापौर चुने जाते हैं और उस कलकत्ता के महापौर का जो अभी एक तो होता है मेयर, एक तो होता है चेयरमैन, और एक वहां बैठता सरकारी अधिकारी। तो वहां CEO जिसे बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ ऑफिसर, CEO, है ना। तो CEO बढ़ जाते हैं। अब ये CEO जब रहते हैं तो उस समय में एक पत्रिका रहती है, किसकी? CR दास की पत्रिका थी जिसका नाम था फॉरवर्ड पत्रिका। उसका क्या करने लगते हैं? CR दास की थी। और उसका संपादन कौन करते हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनते हैं? बोस को। ठीक है, तो पद भी आ गया। लेकिन ये घटना कब की है? ये सारी घटना है 1923 की। और बड़ा अमूलचूल बदलाव लाना शुरू करते हैं। अंग्रेजों को तो बदलाव तो पसंद नहीं था, तो 1924 के अंदर वो उठा के बोस को मांडले जेल में भेज देते हैं। मांडले जेल में भेज देते हैं 1924 में। देखो वापस रिपीट करते हैं, अपन ने क्या क्या देखा अभी तक इनका संघर्ष देखा अपन ने। 1913 मैट्रिक, 1914 में घर छोड़ दिया लेकिन वापस आ गए, पढ़ाई पूरी की। 1920 में ICS की परीक्षा पास की। 1921 में आ गए 16 जुलाई को। फिर हमने बात की, गांधी जी से मिले, प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के समय विरोध किया और बांग्लार कथा का संपादन किया। देश बंधु चित्तरंजन दास को राजनीतिक गुरु बना लिया। गुरुजी ने क्या किया? गुरुजी ने प्रिंसिपल बना दिया इनको नेशनल कॉलेज के अंदर कलकत्ता में। और जब खुद महापौर बने तो इनको CEO बना दिया और एक फॉरवर्ड जो पत्रिका थी उसका संपादन करवाया। बाद में ये क्रांतिकारी जो साइट डाल दिया गया। 2 वर्ष तक ये मांडले जेल में रहे। 2 वर्ष तक ये मांडले जेल में रहे। फिर वापस इनको कलकत्ता ले आए। उसी समय 1924 मतलब 24 + 2 26, 1927 के अंदर 1927 में एक कमीशन नियुक्त हुआ था, ठीक है ना, साइमन कमीशन। उस साइमन कमीशन की नियुक्ति से पहले ये जो बंगाल कांग्रेस थी, उस हम कह सकते हैं बंगाल प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। देखो किस तरह से आगे बढ़ रही है चीज। इस समय एज इनकी क्या थी? 30 साल का लड़का है ना, 30 साल ही हुए, 30 साल का लड़का। और बंगाल जो कांग्रेस था उसका क्या बन गया? अध्यक्ष बन गया। और उसी समय में भारत में किसका आगमन हुआ? साइमन कमीशन का। लाला लाजपत राय भी पढ़ा था ना हमने। तो सभी जगह विरोध प्रदर्शन करने का एक कांग्रेस ने विरोध करें और शांतिपूर्ण विरोध करें सब जगह। जब वो बंबई उतरा तो विरोध हुआ, लाहौर गया तो विरोध हुआ, दिल्ली आया तो विरोध हुआ। और कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस ने विरोध के लिए एक संघ था, बंगाल युवक संघ। और उसका अध्यक्ष कौन? उसके अध्यक्ष कौन थे? बोस जी। और इनके नेतृत्व में साइमन कमीशन का क्या हुआ? विरोध किया गया। इनके नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। अब बहुत अच्छा विरोध हो गया, काफी बार जेल चले गए वापस। अब अगला साल आता है 1928 और 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कांग्रेस का अधिवेशन होता है कहां पर? कलकत्ता में। अब जब कलकत्ता में अधिवेशन होता है, कलकत्ता वाले लोगों को तो लेना ही लेना है ना। अधिवेशन कहां हो रहा है? कलकत्ता के अंदर। और कलकत्ता में बोस जी को महामंत्री बनाया जाता है। उस समय महामंत्री कौन कौन उस समय महामंत्री बनाया जाता है? एक तो था शोएब कुरैशी, इसी समय महामंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, उसी समय बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो ये महामंत्री बनते हैं और वहां एक प्रस्ताव देते हैं। प्रस्ताव कौन देते हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्रस्ताव क्या देते हैं? तो मैं चेतावनी देता हूं कि अंग्रेजों भारत को क्या औपनिवेश का दर्जा दो, डोमिनियन स्टेट दो, है ना। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो दिसंबर
बात कब हो रही है? 1928 में, दिसंबर 1929 को मैं क्या चलाऊंगा? असहयोग। एक साल है तुम्हारे पास, तो मेरी मांगे मान लो, नहीं तो मैं असहयोग आंदोलन चलाऊंगा। जब ये बात महात्मा गांधी कहते हैं, ये गांधी जी बात कहते हैं, तो इसका पुरजोर विरोध करते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। और यहां मतभेद सामने आ जाते हैं। यानी गांधी जी का विरोध करना कलेजे की बात थी उस समय कांग्रेस में, गांधी जी का विरोध करना। ये 1928 कलकत्ता अधिवेशन में घटना हुई। अब भारत के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन करते करते बीमार हो चुके थे, तो 1930 में पहली बार मांडले में बीमार हुए थे, तो 1930 के अंदर इन्हें डलहौजी जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। डलहौजी कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। वहीं इलाज कराने के लिए चले जाते, तो कुछ समय में थोड़ी शांति आ जाती है। लेकिन जैसे ही वापस आते हैं, ये कलकत्ता में चुनाव लड़ते हैं, और 1930 में जब जैसे सीआरदास मेयर बने थे, उसे 1930 में ये क्या बन जाते हैं? ये मेयर बनते। कौन से शहर के? कलकत्ता के। और जब ऐसा ब्रिलियंट माइंड जो बदलाव लाना चाहता हो सोसाइटी में, मेयर बने, तो आमूलचूल परिवर्तन होते हैं। तो जब ये कलकत्ता मेयर बनते हैं, तो बहुत सारे सुधार करते हैं, और वो सुधार अंग्रेजों को अच्छे नहीं लगते, और इन्हें क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके इन्हें जेल में भेज देते हैं। अब की बार जेल में भेजते हैं अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में। लेकिन स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था, और कुछ समय बाद ये वापस जेल से छूटते हैं 1933 में। ये 1933 से 36 तक ये यूरोप में चले जाते हैं इलाज के लिए। 1933 से 36 तक इन्होंने यूरोप का प्रवास किया, लेकिन वहां भी रुके नहीं। यूरोप में किस किस से मिलते हैं? मुसोलिनी से। मुसोलिनी नाम सुना? मुसोलिनी है ना, इटली का नेता, उससे मिलते हैं। एक आयरलैंड का नेता था वेलेरी, डी वेलेरी, डी वेलेरी। डी वेलेरी कहां का? आयरलैंड का। मुसोलिनी कहां का? इटली का। एक और विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, वो इनसे इतना प्रभावित होता है कि वो अपनी पूरी की पूरी संपत्ति इनको दे देता है, पूरी संपत्ति दान कर। देखो इतने महापुरुष रहे, इतने तेजस्वी लोग रहे, कि सामने वाला इतना प्रभावित हो जाएगा, ले मेरी संपत्ति ले जा, भारत की आजादी के अंदर लगा इसको, है ना, इतने तेजस्वी। तो यहां 1933 से 36 के बीच में जब ये इलाज कराने जाते हैं, तो किस किस से मिलते हैं? मुसोलिनी से। मुसोलिनी इटली का नेता, डी वेलेरी आयरलैंड का नेता, और विट्ठल भाई पटेल। इनमें से विट्ठल भाई पटेल अपनी सारी संपत्ति इनको नाम कर देते हैं। एक और मुलाकात होती है, बड़ी प्यार भरी प्रेम भरी मुलाकात होती है, वो होती है एमिली से, होती है एमिली से, है ना। ये मुलाकात तो स्पेशल थी ना, क्यों? क्योंकि ये एमिली से इतना, है ना, पसंद करते हैं उसको, कि उसके साथ में ये क्या कर लेते हैं? प्रेम विवाह कर लेते हैं। बाद में एक पुत्री भी होती है उनके एमिली से, अनीता नाम की, अनीता बोस पॉफ, अनीता बोस, है ना, अनीता बोस जैसे सरनेम था उसका, तो अनीता बोस पॉफ पूरा नाम लिखा। तो भाई 1933 से 36 के बीच की 4 मुलाकातें, कौन कौन सी? एक मुसोलिनी से, डी वेलेरी से, और विट्ठल भाई पटेल से। इसमें से 2 इंपॉर्टेंट चीजें, विट्ठल भाई पटेल संपत्ति दान कर लेते हैं, चौथी वाली मुलाकात एमिली से जो प्रेम विवाह हो जाता है, और अनीता बोस पॉफ नाम की पुत्री भी इनसे उत्पन्न होती है। वापस भारत आते हैं। भारत आके वही वापस काम, देश को आजाद कराना, कांग्रेस का सहयोग करना और अधिवेशन में भाग लेना। लेकिन 1938 कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा, हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 में। 1938 में हरिपुरा कहां? हरिपुरा कहां पर है? तो गुजरात के अंदर है। अब इस हरिपुरा अधिवेशन के अंदर ये मेन चीजें क्या करते हैं? ये एक तो योजना समिति बनाते हैं। क्या बनाते हैं? योजना समिति। और एक बनाते हैं विज्ञान परिषद। तो योजना समिति का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसी तरह एक समिति बनाते हैं विज्ञान परिषद, विज्ञान परिषद, और उसका अध्यक्ष बनाते हैं विश्वेश्वरैया को।
तो इस तरह विज्ञान और योजना प्लानिंग का काम 1938 में जब ये अध्यक्ष होते हैं करते हैं। कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन। कौन से साल में हुआ? 1938 में। इसके अध्यक्ष कौन बने? सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष बनते हैं हरिपुरा अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट है, दो महत्वपूर्ण काम करते हैं, एक योजना समिति का गठन करते हैं और एक विज्ञान परिषद का गठन करते हैं। विज्ञान परिषद का अध्यक्ष किन्हें बनाते हैं? विश्वेश्वरैया को। फिर कांग्रेस पे एक बहुत बड़ा संकट आता है और सुभाष चंद्र बोस पे भी संकट, ये जाना जाता है त्रिपुरी संकट के नाम से, त्रिपुरी संकट। और ये घटना है 1939 की। जगह थी त्रिपुरी। त्रिपुरी कहां पर है? त्रिपुरी है जबलपुर में, जबलपुर के पास, और जबलपुर पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी। अब त्रिपुरी में होता क्या है? त्रिपुरी का जो अधिवेशन होना होता है और उससे पहले चुनाव होते हैं। ये कांग्रेस का कौन से नंबर का? 52वें अधिवेशन के लिए सबसे पहले वोट आजाद, है ना, आजाद जो है अबुल कलाम आजाद, वो फॉर्म लगाते हैं। कौन सी बात कर रहा हूं? त्रिपुरी संकट। लेकिन फिर वो अपना नाम वापस ले लेते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब जब आजाद वापस नाम ले लेते हैं अबुल कलाम आजाद, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई पट्टाभी सीतारमैया अपना फॉर्म भरो आप। पट्टाभी सीतारमैया कहता है भाई मैं सुभाष चंद्र बोस ने इतने काम किए हैं, मैं हार जाऊंगा। तो महात्मा गांधी कहता नहीं, मेरे कहने पे आप चुनाव लड़े। तो पट्टाभी सीतारमैया इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो 203 मतों से, यानी महात्मा गांधी का कैंडिडेट कांग्रेस में पहली बार चुनाव हार जाता है और अंतर भी 203 मत। अधिवेशन शुरू होना होता है तो लोगों की आंखों में किरकिर हो चुके थे सुभाष चंद्र बोस। अब त्रिपुरी के अंदर एक विष्णु दत्त नगर बनाया जाता है पूरा, क्योंकि बहुत सारे लाखों लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, तो 2 से 2.5 लाख लोग उनको सुनने आते हैं। तो तारीख होती है 5 मार्च 1939 और 5 मार्च 1939 को त्रिपुरी के अंदर जुलूस निकालना होता है हाथियों से। बहुत सारे हाथी इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन अचानक सुभाष चंद्र बोस को तेज बुखार आ जाता है और वो आने में असमर्थता जाहिर करते हैं। लेकिन लोगों का प्यार सुभाष चंद्र बोस के लिए इतना था कि उनकी तस्वीर को रखकर पूरे त्रिपुरी के अंदर जुलूस निकाला जाता है। और जब उनको पता लगता है तो 10 मार्च को स्ट्रेचर पे लेटकर सुभाष चंद्र बोस जो है वो त्रिपुरी पहुंचते हैं और आके 10 मार्च 1939 को अपना अध्यक्षीय भाषण देते हैं और जिसमें भारत में बड़े बदलाव के बारे में संकेत देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आती। गांधी से उनके मतभेद उभरकर सामने आ जाते हैं और 29 अप्रैल 1939 के दिन वो इस्तीफा दे देते हैं और अपना अगले महीने अपना अलग दल बना लेते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। इस तरह कांग्रेस से इनका अलगाव हो जाता है। तो त्रिपुरी संकट के अंदर सबसे पहले ये कौन सा अधिवेशन था? त्रिपुरी संकट या त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। 52वां अधिवेशन था। पहले फॉर्म किसने भरा? अबुल कलाम आजाद ने नाम वापस लिया। फिर गांधी जी के कहने पर पट्टाभी सीता रमैया अध्यक्ष बने। गांधी जी के कहने पर पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया को वोट कितने मिलते हैं? पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट ही मिल पाते हैं, 1377, और बोस जी को मिल जाते हैं 1580। इस तरह 203 वोट से 203 वोट से बोस विजयी होते हैं। अब यहां तारीख कौन सी थी? 5 मार्च 1939। 5 मार्च 1939। पहले इससे पहले विष्णु दत्त नगर बनाते हैं वहां,
विष्णु दत्त नगर का निर्माण करते हैं। और 5 मार्च 1939 को जुलूस निकाला जाता है हाथियों का, बोस की तस्वीर के साथ। फिर 10 मार्च 1939 बोस जी खुद आकर भाषण पढ़ते हैं। 10 मार्च 1939, तबियत खराब हो सके, कई कांग्रेसी ने कहा नाटक कर रहा है गांधी जी, है ना, विरोध को हरा तो दिया लेकिन अध्यक्ष नहीं बन सकता, चेक करो इसके बगल में कहीं प्याज व्याज तो, बगल में प्याज डालने पुराने समय में होती हुई कोई कड़ा, बुखार आ जाता था तेज, तो इसको चेक करो बगल में प्याज तो नहीं डाल रखा है ना, ऐसी ऐसी बातें कहते, लेकिन वो निराश नहीं होते। लेकिन 10 मार्च 1939 को भाषण पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनको पता लग जाता है कि कार्यकारिणी जो है वो गठन को लेकर मतभेद हो जाते हैं। तो 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। और कुछ दिनों बाद ही 29 अप्रैल के बाद मई, अगर हम डेट बात करें तो कोई बुक्स में आपको 1 मई भी मिलेगा, कई डेट में 1 मई भी मिलेगा, लेकिन संभवतः 3 मई ही करना है। 3 मई 1939 को अपना दल बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो 3 मई 1939। इस्तीफा कब दे दिया था? इस्तीफा कोई नहीं पूछेगा, लेकिन भाषण अध्यक्ष की बात 10 मार्च 1939 को पढ़ते हैं। अब जब इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तो जो त्रिपुरी सम्मेलन है, या जो त्रिपुरी के बाद ये जो 1939 वाला साल है, उस पूरे साल में कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति। वो शुरुआत से ही सर्वमान्य टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष हो जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद शेष समय के लिए अध्यक्ष, क्योंकि इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, इन्होंने तो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना कर ली, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली, लेकिन क्योंकि रास्ता तो वही था, गांधी जी जब ये अध्यक्ष बन जाते तो गांधी जी ऐसा कहते हैं, क्योंकि अबुल कलाम आजाद के नाम वापस लेने पर पट्टाभी सीतारमैया ने मेरे कहने पर फॉर्म भरा था, इसलिए ये पट्टाभी की हार नहीं है, ये मेरी हार है। तो महात्मा गांधी का तो एक सेंटेंस, एक कोटेशन ही पूरा भारत को प्रभावित करता था। तो ये कथन किसने कहे? महात्मा गांधी ने। और उसके बाद में ये कांग्रेस से अलग हो गए, लेकिन काम वही अंग्रेज करते रहे। तो एक घटना होती है 4 जुलाई 1940 को, एक स्मारक था जिसको बोलते हैं हॉलवेल स्मारक, उसको तोड़ने के लिए चले जाते हैं कौन? बोस जी, जिस पर अंग्रेज उन्हें क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं। अंग्रेज उन्हें क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं। अब जब इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं तो जेल के अंदर ये क्या करते हैं? भूख हड़ताल चालू। ये जुलाई से लेके कुछ समय वेट करते हैं कि छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, लेकिन जब इन्हें गिरफ्तार करने के बाद भी नहीं छोड़ा जाता तो ये नवंबर के अंदर, नवंबर में क्या कर देते हैं? भूख हड़ताल चालू कर देते हैं। और जब ये भूख हड़ताल करते हैं तो ये अंग्रेज अधिकारियों को लिखते हैं कि अगर मुझे आजाद नहीं किया तो मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा, ऐसे लैंग्वेज लिखते हैं। तो उन्होंने कहा यार पहले ही महात्मा गांधी ये कम है कि मैं भूख हड़ताल करे तो एक और चीज आई है ना, इसको निपटाऊं। तो वो क्या करते हैं? इनको गिरफ्तारी के स्थान पे इनको घर पे ही क्या कर देते हैं? नजरबंद कर देते हैं। कलकत्ता में घर पे इनको क्या कर देते हैं? नजरबंद कर देते हैं। अब इस नजरबंदी का फायदा उठाकर ये जनवरी 1941 के अंदर भाग निकलते हैं। जनवरी 1941 के अंदर आपको एक मैप दिख रहा है, तो यहां कलकत्ता से एक इनका साथी था जिसका नाम था मगत राम। क्या नाम था? मगत राम। उसके साथ में कलकत्ता से निकलकर यहां से सीधा होते हुए ये चले जाते हैं पेशावर।
आज की डेट में पाकिस्तान में है, पेशावर। और पेशावर में एक पठान का रूप ले लेते हैं जिसका नाम रहता है जियाउद्दीन पठान। क्या नाम? जियाउद्दीन पठान। उसके वेश के अंदर एक बीमा एजेंट। पेशावर से पहुंचते हैं ये काबुल, और काबुल से सीधा पहुंच जाते हैं रशिया। ये सोवियत रिपब्लिक, उस समय में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये नहीं थे, लेकिन अब रशिया पहुंचने पर इनको पता लगता है कि जो जर्मनी है उस जर्मनी ने आक्रमण कर दिया है। अब रूस और जर्मनी मित्र नहीं रहे हैं, तो ये वहां से एक इटली के, यहां से इटली के पासपोर्ट पे जाते हैं और एक नाम रखते हैं ऑरलैंडो मेजोटा। ऑरलैंडो मेजोटा क्या नाम रखते हैं? ऑरलैंडो। बहुत समय तक तो ऑरलैंडो मेजोटा नाम ही जानते हैं इनका। ये इटालवी पासपोर्ट है, उस पे ये निकल जाते हैं। ऑरलैंडो मेजोटा नाम से ये रूस पहुंचते हैं, और रूस पहुंचकर वहां से जर्मनी होते हुए, बाद के अंदर अगर हम पढ़ेंगे मेडागास्कर होते हुए ये यहाँ थाईलैंड पहुंचते हैं, और थाईलैंड के बाद में जापान पहुंचते हैं, और वापस अंडमान निकोबार द्वीप समूह से वापस ये सिंगापुर होते हुए बर्मा। ये हम अगली क्लास में इसको हम पढ़ेंगे। समय है, यानी कुल मिला के 1941 के अंदर ये भारत से बाहर चले जाते हैं, भारत से बाहर। और इस समय पेशावर तक का वो एरिया भारत के अंदर ही था, तो पेशावर से काबुल, और काबुल से सोवियत यूनियन, और वहां इटालवी पासपोर्ट से, क्योंकि रूस और जर्मनी अलग अलग खेमे में आ चुके थे, तो ये जर्मनी पहुंच जाते, और जर्मनी में जाके बर्लिन रेडियो से ये संबोधन करते हैं, तब दुनिया जानती है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो इनका विदेशों से जो भारत के अंदर आक्रमण है, या आजाद हिंद फौज बनाना है, या इनका जो संघर्ष है विदेशों से, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए दिशा राइज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।